चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में रिकॉर्ड किया हुआ है। सबसे पहले पार्ट में मैं बात करूंगा जिसमें रजिस्टर्स वगैरह और क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, सब सिग्निफिकेंट ओनरशिप वाला ये टॉपिक आएंगे, जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। और दूसरा जो मेजर टॉपिक आता है वो आता है जनरल मीटिंग से रिलेटेड। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 88 से लेके सेक्शन 94 तक। सेक्शन 88 है आपका रजिस्टर्स का। रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। हर कंपनी को ये रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए। एवरी कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, जिन्होंने डिबेंचर इश्यू कर रखी है, प्रेफरेंस होल्डर। अपन ने एक बार रजिस्टर ऑफ मेंबर को पकड़ के चलते बेटा, ठीक है। तो हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। जिस दिन ट्रांसफर हुआ है शेयर अलॉट हुआ है, शेयर सरेंडर हुआ है, शेयर फॉरफिट हुआ है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दी है शेयर ट्रांसफर के ऊपर, शेयर फॉरफीचर पर, शेयर अलॉटमेंट पर, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर यहां पर एंट्री हो जानी चाहिए। विद इन 7 डेज रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या हो जानी चाहिए? एंट्री हो जानी चाहिए। एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। ओके, रजिस्टर ऑफ मेंबर हमें कहां रखना होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस में, केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और अगर तुम एसआर पास कर लेते हो तो किसी अदर प्लेस पर भी रख सकते हो। अदर प्लेस विद इन सिटी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, या इससे भी बाहर जाना है तो कम से कम उस प्लेस पर, अदर प्लेस वेयर एटलीस्ट 10% मेंबर रिजाइड्स, सॉरी एटलीस्ट नहीं है, मोर देन, वेयर मोर देन 10% मेंबर्स रिजाइड्स। ठीक है। और ये एमसीक्यू के लिए ठीक बनता है क्वेश्चन, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेंबर भी आपको मेंटेन करना पड़ सकता है। इंडेक्स भी आपको मेंटेन करना पड़ सकता है। इंडेक्स इफ नंबर ऑफ मेंबर्स एटलीस्ट कितने हो? 50 हो। यानी कि अगर 50 से कम है तो इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। डीमेट सिस्टम में, अगर आजकल डीमेट सिस्टम फॉलो ही हो रहा है बेटा काफी सालों से, आजकल तो क्या ये पुराना हो गया सिस्टम, डीमेट सिस्टम है, तो डिपॉजिटरी की ड्यूटी बनती है 2 रजिस्टर मेंटेन करने की। डिपॉजिटरी मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर। इसे ही रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इंडेक्स ऑफ मेंबर ट्रीट किया जाएगा मेंटेन्ड बाय कंपनी। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक समझना है तो आपको मेरे से डिटेल लेक्चर लेने चाहिए बेटा, या आप चाहो तो फोन करके भी पूछ सकते हो। फॉरेन रजिस्टर क्या होता है? फॉरेन रजिस्टर, सबसे पहली बात तो हर कंपनी को फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। कंपनी में डिसाइड टू ओपन फॉरेन रजिस्टर। ठीक है, हाँ, जिस दिन आपने डिसाइड किया है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को जरूर बता देना, इंटीमेशन टू आरओसी। और जिस दिन कंपनी डिसाइड करती है कि हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, तो उसके भी 30 डेज के अंदर अंदर बस आरओसी को इन्फॉर्म कर देना विद इन 30 डेज कि हमने फॉरेन रजिस्टर को क्लोज कर दिया है, यानी कि हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में
रजिस्टर ऑफ मेंबर में, रजिस्टर ऑफ फॉरेन रजिस्टर में जो भी एंट्री होगी, एनी एंट्री इन फॉरेन रजिस्टर, इसकी एक कॉपी कहां जाएगी? इंडिया में जाएगी। कॉपी कहां भेजनी है? इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजनी है। कॉपी इन इंडिया इन रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। कितने दिन में? विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज। क्यों? क्योंकि इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस में एक डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर मेंटेन होगा, जहां पर ये सेम एंट्रीज मेंटेन करनी पड़ती है, सेम रजिस्टर मेंटेन, फॉर्मेट सेम रहेगा, जो डिटेल रजिस्टर ऑफ मेंबर में रहती है वही इसमें फॉरेन रजिस्टर में रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये फॉरेन कंट्री में होता है जी, ठीक है। जो भी एंट्री होगी रजिस्टर्स में, एंट्रीज इन रजिस्टर, चाहे वो रजिस्टर ऑफ मेंबर हो, डिबेंचर होल्डर हो, कोई भी रजिस्टर हो, एनी एंट्रीज इन रजिस्टर, ये ऑथेंटिकेट कौन करेगा? शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय कंपनी सेक्रेटरी। और सर अगर कंपनी सेक्रेटरी ना हो तो एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो आता है बेनिफिशियल ओनरशिप का। बेनिफिशियल ओनरशिप या हु इज बेनिफिशियल ओनर। बेटा जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड मेंबर। मेरे नाम पे कंपनी का इक्विटी शेयर है, आई एम रजिस्टर्ड मेंबर, तो मैं कंपनी को एक फॉर्म भर के क्या दे सकता हूं? इंटीमेशन दे सकता हूं विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम बिकमिंग मेंबर, फ्रॉम बिकमिंग मेंबर। ओके मैं कंपनी को क्या इंटीमेट करूंगा? कि मैंने इस शेयर की बेनिफिशियल ओनरशिप जो है वो एक्स बंदे को ट्रांसफर कर दी है। ओके तो मुझे बस क्या करना है? इंटीमेट करना है विद इन 30 डेज कंपनी को इंटीमेशन अबाउट बेनिफिशियल ओनरशिप, कि मैं इसका बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं या मैंने बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है वो किसी को ट्रांसफर कर दिया है। ओके और जो बेनिफिशियल ओनर होगा वो भी कंपनी को क्या करे? इंटीमेट करे। कितने दिन में? विद इन 30 डेज। फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जिस दिन इसको बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिला है उसके 30 डेज में ये भी कंपनी को इन्फॉर्म करे कि इन शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर मैं हूं। कंपनी क्या करेगी? कंपनी विद इन 30 डेज रिटर्न फाइल करेगी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ सच डिक्लेरेशन। कंपनी किसको इंटीमेट करेगी? आरओसी को। क्या मैं अपना बेनिफिशियल ओनर चेंज कर सकता हूं? हाँ। तो अगर बेनिफिशियल ओनरशिप में कोई चेंज भी करना है तो उसके बारे में भी कंपनी को कब इंटीमेट करना है? विद इन 30 डेज। तो यहां पर बेनिफिशियल ओनर वाले में एक ही टॉपिक बनता है एमसीक्यू का कि बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेयर कितने दिन में करनी पड़ती है? 30 डेज में। और कंपनी आरओसी को कितने दिन में रिटर्न फाइल करेगी? 30 डेज में। इसके बाद एक खतरनाक टॉपिक, देखो कंपनी एक्ट के हिसाब से तो खतरनाक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक मुझे लगता नहीं है, ज्यादा है। कॉन्सेप्ट है एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब क्या है? अगर कोई पर्सन ईदर इंडिविजुअली और विद जॉइंट नेम ऑफ अदर, जॉइंटली, ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब है थ्रू पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, एचयूएफ एटसेट्रा। ठीक है, चाहे वो पर्सन इन इंडिया हो चाहे पर्सन आउटसाइड इंडिया हो।
अगर आपने एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर कंपनी की होल्ड की हुई है, डिविडेंड पावर होल्ड कर रखी है, इक्विटी होल्ड कर रखे हैं, शेयर्स बेसिकली, एटसेट्रा, तो कहा जाएगा यू आर पर्सन विद सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। हालांकि कंपनी एक्ट ने फिलहाल इसको लिमिट को प्रिस्क्राइब करके कितना किया हुआ है, 10%, 25% और एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, अभी प्रिस्क्राइब्ड कितना है 10%, तो हम 10% के हिसाब से चलेंगे। मेजोरिटी स्टेक का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं एक पर्सन के पास मेजोरिटी स्टेक है, तो मेजोरिटी का मतलब बेटा मोर देन 50%। मेजोरिटी स्टेक का मतलब 10% नहीं, मोर देन 50% स्टेक। किस चीज में? मेरे पास मोर देन 50% क्या है? शेयर है, वोटिंग पावर है, या डिविडेंड राइट है, वट एवर द केस। ओके, इसे मेजोरिटी स्टेक बोलेंगे। डायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली का मतलब मेरे नाम में है, ऑन नेम। अगर मेरे नाम पे नहीं है, मैंने बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी को डिक्लेयर किया हुआ है, तो डिक्लेयर्ड मतलब डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर्ड बेनिफिशियल ओनर हूं मैं। ओके, तो इनडायरेक्ट एसबीओ का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली का मतलब है जिसमें आपका नाम डायरेक्टली नहीं आ रहा है, यानी कि आपने किसके थ्रू ये इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है? थ्रू एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट, ट्रस्ट, एटसेट्रा। आपका नाम डायरेक्ट नहीं आ रहा है कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर में, ठीक है? आप किसी पार्टनरशिप फर्म के मेंबर हो और उस पार्टनरशिप फर्म के थ्रू आपकी बेनिफिशियल ओनरशिप आ रही है। ओनस मतलब बर्डन, ओनस ऑन दी कंपनी, ये कंपनी की ड्यूटी बनती है टू आइडेंटिफाई एंड बाउंड सच पर्सन टू फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। ठीक है, कंपनी को एक रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी शेल मेंटेन रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑफ एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। बेटा देखो, डिटेल में समझना है तो लेक्चर डिटेल में देखना चाहिए कि सर इतना तामझाम क्यों, बट आप एक चीज समझ लीजिए, जो कंपनीज में फ्रॉड होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली होकर नहीं होते, छुपके होते हैं। तो इस कंपनी के अंदर फ्रॉड के पीछे किसका हाथ था, ये जानने के लिए कंपनी को ये जानना जरूरी है कि शेयर पे नाम किसका है और एक्चुअली में इस शेयर को कंट्रोल कौन कर रहा है, यानी कि इसका बेनिफिशियल ओनर कौन है। बाकी डिटेल में समझना है तो डिटेल लेक्चर देखने चाहिए। अब आपने कहा ये बर्डन किस पे है, कंपनी के ऊपर है। अब मान लीजिए कंपनी को लगता है कि कोई छुप रहा है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ऐसे बंदे को नोटिस भेजेगी कि हमारे पास रीजन टू बिलीव है कि आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर हो इस कंपनी के अंदर, मतलब नाम किसी और का चल रहा है बट हमें लग रहा है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर आप हो और आपने हमें इसकी डिक्लेरेशन नहीं दी। तो वो जवाब देगा दो बातें, वो कंपनी को रिप्लाई करेगा कि नहीं भाई मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं, या वो कहता हाँ हूं, ये डिक्लेरेशन पकड़ो। अगर कंपनी को कोई जवाब ही ना मिले तो विद इन 15 डेज कंपनी किसको अप्लाई करेगी? एनसीएलटी को अप्लाई करेगी। इफ पर्सन फेल्स टू रिप्लाई, वो कंपनी को रिप्लाई नहीं कर रहा और फेल्स टू गिव सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, या कंपनी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, टू कंपनी ऑन द इंक्वायरी बाय कंपनी। आपने कहा ना कंपनी का ओनर्स है, तो कंपनी को डाउट हुआ, किसी पर्सन ने, कंपनी ने उसको नोटिस भेज दिया कि हमें लगता है बेनिफिशियल ओनर हो, वो रिप्लाई नहीं दे रहा है या रिप्लाई जो उसका आ रहा है उसका सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहा है, तो विद इन 15 डेज फ्रॉम सच रिप्लाई या फेलियर टू रिप्लाई एनसीएलटी को अपील फाइल करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद में एनसीएलटी क्या करेगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी इस पर्सन को, और उसके बाद जिस दिन एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन गई है उसके
60 डेज के अंदर अंदर एनसीएलटी क्या करेगी, फाइनल ऑर्डर पास करेगी, फाइनल ऑर्डर पास करेगी विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज। जिस दिन एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आई है उसके 60 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर पास करेगी। फाइनल ऑर्डर हो सकता है कि इसको डिविडेंड ना दिया जाए, फाइनल ऑर्डर हो सकता है कि इसको शेयर ट्रांसफर करने की परमिशन ना मिले, फाइनल ऑर्डर हो सकता है कि इस बंदे को वोटिंग राइट भी ना मिले, जब तक ये बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेयर नहीं कर देता। ठीक है, अगर एग्रीव्ड पार्टी को लगता है, इफ पार्टी इज एग्रीव्ड, उसको लगता है नहीं एनसीएलटी का डिसीजन ठीक नहीं है, इफ पार्टी इज एग्रीव्ड he may file further appeal, he may file further appeal, वो फर्दर अपील भी फाइल कर सकता है विद इन 1 ईयर फ्रॉम दी ऑर्डर, विद इन 1 ईयर फ्रॉम दी ऑर्डर। ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप वाला पॉइंट आ गया। इसके अंदर लास्ट पॉइंट जो एमसीक्यू के लिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये जो अबव रूल्स है, रूल्स रिलेटिंग टू एसबीओ, ये अप्लाई नहीं होते हैं, डज नॉट अप्लाई ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब देखो, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड तो एक ट्रस्टी है, कभी भी शेयर आईईपीएफ के नहीं होते, ये किसी और के होते हैं, आईईपीएफ उसको जस्ट होल्ड करके रखता है, तो ये किस किस की बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेयर करता फिर। सेम ऐसे ये प्रोविजन जो है गवर्नमेंट कंपनीज पर और गवर्नमेंट पर अप्लाई नहीं होते, ना सेंट्रल गवर्नमेंट पर, ना स्टेट गवर्नमेंट पे, ना गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई होते ये पॉइंट। उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उन पे भी अप्लाई नहीं होते। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनीज या स्पेशल कंपनीज होती है जो लोगों के बिहाफ पर लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनीज पर भी ये अप्लाई नहीं होता, एटसेट्रा, क्योंकि इन कंपनीज का काम ही क्या होता है, लोगों का पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड का, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का, ठीक है, इस टाइप में, इंश्योरेंस कंपनी का, ये सब चीजें। ओके, अगला जो अपना प्रोविजन आता है वो आता है क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर का, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन 91, कि क्या कंपनी रजिस्टर क्लोज कर सकती है, यस, विद प्रायर नोटिस, विद प्रायर नोटिस इन न्यूज़पेपर। अब देखो बेटा, जहां भी न्यूज़पेपर आता है वहां पर 2 न्यूज़पेपर मिलेंगे आपको, एक वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। और अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उस पर भी कितने दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, 7 डेज बिफोर द क्लोजर, 7 दिन पहले कि हम रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज कर रहे हैं, जिसको शेयर ट्रांसफर की एप्लीकेशन देनी है अभी दे जाओ, इस टाइम से इस टाइम के दौरान रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज रहेगा, किसी की भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। ये बात पहले ही बताना पड़ता है। क्लोजर ऑफ रजिस्टर मेंबर का मतलब क्लियर है ना बेटा, जिसको डिटेल समझनी है डिटेल समझ लेना फोन पे या डिटेल लेक्चर में। अभी मैं बताता हूं रजिस्टर मेंबर को क्लोज करने का मतलब क्या है, किसी भी नए मेंबर का नाम लिखा नहीं जाएगा और किसी भी पुराने मेंबर का नाम काटा नहीं जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बेटा डिटेल में समझना पड़ता है। क्लोजर कितने टाइम के लिए हो सकता है, पीरियड ऑफ क्लोजर, पीरियड ऑफ क्लोजर, तो बेटा मैक्सिमम 45 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 45 डेज के लिए रजिस्टर क्लोज किया जा सकता है, एक बार में 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज इन वन टाइम। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि मैं साल में 3 बार रजिस्टर क्लोज करना चाहता हूं 20 डेज के लिए, बेटा ये तो 45 डेज से ज्यादा हो गया। सर मैं एक बार में 40 डेज के लिए क्लोज कर सकता हूं, नहीं बेटा, एक बार में मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए, और टोटल मिला के मैक्सिमम कितना, 45 डेज। तो ये 3 लिमिट याद करना है, ये एमसीक्यू के लिए यही आता है। 7 डेज बिफोर क्लोजर के आपको ये अखबार में छापना पड़ता है, एक बार में 30 डेज और टोटल फाइनेंशियल ईयर में 45 डेज के लिए क्लोजर हो सकता है। ओके, उसके बाद सेक्शन आता है आपका एनुअल रिटर्न का। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। हाँ, एनुअल रिटर्न में जाता क्या है बेटा,
हर साल एक मिनट पहले लिख देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये लिख देता हूं। एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है, टू बी फाइल्ड विद आरओसी, टू बी फाइल्ड विद आरओसी, ठीक है, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज। कहां से? फ्रॉम दी कंक्लूजन ऑफ एजीएम, फ्रॉम दी कंक्लूजन ऑफ एजीएम, जिस दिन एजीएम कंक्लूड हुई है वहां से 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न हमें आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है। अगर एजीएम आपने नहीं भी की है, ठीक है, तो जो लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड बी हेल्ड या ought टू बी हेल्ड, ये कैसे पता लगेगा? सेक्शन 96 से पता लगेगा, ठीक है, वो भी इसी चैप्टर में आएगा। तो जिस दिन एजीएम खत्म हो गई उसके 60 डेज में अगर आपने एजीएम नहीं करी है तो पहले तो ये डेट निकालो कि लास्ट डेट ऑफ एजीएम क्या है, क्या होनी चाहिए, यानी कि जिस दिन हमें एजीएम कर देनी चाहिए थी उसके 60 डेज में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, एनुअल रिटर्न के कंटेंट्स क्या है, क्या चीज होती है इसमें, बताओ। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले कौन आते हैं बेटा? प्रमोटर। तो सबसे पहले प्रमोटर की डिटेल दे दो, आपके प्रमोटर कौन है। फिर प्रमोटर किसको अपॉइंट करेंगे कंपनी बनाने के बाद? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, केएमपी को अपॉइंट करेंगे, भैया कंपनी चलाओ। तो सबसे पहले तो इनकी डिटेल दे दो, ये कौन है भाई। फिर हम एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप करते हैं, इसकी डिटेल आएगी। फिर हम एक बिजनेस सेटअप करते हैं, एक बिजनेस चलाएंगे, तो आपका बिजनेस क्या है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, आपके डायरेक्टर प्रमोटर कौन है, ये सब चीजें होंगी। फिर उसके बाद कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो कंपनी होल्डिंग कंपनी बनेगी, सब्सिडरी कंपनी बनाएगी, एसोसिएट कंपनी बनाएगी, तो इनके पर्टिकुलर्स भी दे दो। आपकी कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन है, सब्सिडरी कंपनी कौन है, एसोसिएट कंपनी कौन है, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद हम बिजनेस रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर्स आते हैं, सिक्योरिटी होल्डर पैटर्न, किसके पास कितने शेयर्स हैं, और इस साल उसमें जो चेंजेस आए हैं, इस साल इसमें कोई चेंजेस आए हैं तो वो पैटर्न भी बताइए। फॉर एग्जांपल प्रमोटर के पास पिछली बार 15% शेयर थे, इस बार 20 हो गए, तो वो भी बताना पड़ेगा, ओके। उसके बाद में इस साल में आपने कितनी मीटिंग्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, क्लास मीटिंग, जनरल मीटिंग कितनी हुई, और आपकी कंपनी पे कितनी पेनल्टीज लगी है इस साल, इस साल आपकी कंपनी पे कितनी पेनल्टीज लगी है, उस पेनल्टीज के बारे में भी बताइए। डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन कितना मिला, इसके बारे में भी बताइए, एटसेट्रा। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको एनुअल रिटर्न में देनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, ओके। अगर आप स्मॉल कंपनी या ओपीसी हो, अगर आप स्मॉल कंपनी या ओपीसी हो तो एनुअल रिटर्न का एक एब्रिज फॉर्म आता है MGT 7A, आपको वो फाइल करना पड़ता है, एब्रिज एनुअल रिटर्न इन एब्रिज फॉर्म। एब्रिज मतलब समराइज्ड फॉर्म। MGT 7A ये किसके लिए है? ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए, ओके। उसके बाद आता है कि इसके पर साइन किसके होंगे, साइन ओवर एनुअल रिटर्न। तो बेटा साइन किसके होंगे बताओ? साइन होंगे डायरेक्टर के एंड कंपनी सेक्रेटरी के, प्लस कंपनी सेक्रेटरी। दो बातें, हमारी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है नहीं है तो ओके उसके साइन करवा लो, अगर नहीं है तो पीसीएस के साइन करवाओ। पीसीएस बोले तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आपकी कंपनी में नहीं है ना, बाहर जो अपना सीएस काम कर रहे हैं, ऑफिस खोल के बैठे हैं, उनसे साइन करवा लो, पीसीएस के साइन करवा लो, ओके। ध्यान रखना, अगर आपकी कंपनी ओपीसी है या स्मॉल कंपनी है, यानी कि एब्रिज फॉर्म में जा रहा है आपका एमजीटी, तो बेटा जो ओपीसी होती है उसमें एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी नहीं होती। तो वहां पर डायरेक्टर के साइन करवा लेना सफिशिएंट है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं भी है तो काम चल जाएगा। मतलब फिर बाहर से नहीं करवाना पड़ेगा पीसीएस से, ना सीएस से और ना पीसीएस से, क्योंकि बेटा स्मॉल कंपनी और ओपीसी के अंदर वैसे कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं, तो यहां पर सीएस और पीसीएस के साइन की जरूरत नहीं पड़ती। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है इसी के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है बट दो क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया में फॉल कर गई, क्या आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है,
तो आपको एक पीसीएस से, पीसीएस बोले तो बोलो, पीसीएस बोले तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आपको एक पीसीएस से क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कंप्लायंस सर्टिफिकेट यानी कि सीएस जो है वो सर्टिफाई करेगा कि हमने चेक कर लिया है कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस है वो इस कंपनी ने फुलफिल किए हैं। कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ये मैंडेटरी हो जाएगा जी, ये भी फाइल करना पड़ेगा विद एनुअल रिटर्न। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है कि सर ये रजिस्टर वगैरह हम रखें कहाँ, ये जो रजिस्टर है, ये एनुअल रिटर्न है एटसेट्रा, ये हम रखें कहाँ रखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे बेटा, अदर प्लेस पर भी रख सकते हो। रिक्वायरमेंट अभी जो पीछे पड़ी थी लगभग वही सेम है, एसआर पास करवाना पड़ेगा और प्लस में एटलीस्ट 1/10 मेंबर्स वहां पर क्या करने चाहिए, रिजाइड करने चाहिए। वन टेंथ मेंबर क्या कर रहे हो, वहां पर रिजाइड कर रहे हो। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट आपकी। ठीक है, उसके बाद ये कब तक संभाल के रखने हैं रजिस्टर, परमानेंटली मेंटेन करके रखने पड़ेंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर को। रजिस्टर ऑफ मेंबर अगर है तो परमानेंटली मेंटेन करना है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है, रजिस्टर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो रिडम्पशन के 8 साल तक, जिस दिन रिडम्पशन हुआ है उसके 8 फाइनेंशियल ईयर तक आपको इसको मेंटेन करके रखना है, 8 ईयर्स तक। ठीक बात है सर। अगर एनुअल रिटर्न की बात करूं तो एनुअल रिटर्न कब तक रखनी है, 8 फाइनेंशियल ईयर तक फ्रॉम फाइलिंग, जिस दिन फाइल किया है वहां से 8 फाइनेंशियल ईयर तक। ये जो फर्स्ट पोर्शन है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर नहीं आते, एक एनुअल रिटर्न वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर वाला टॉपिक थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है, तो ये मैंने वैसे सारे करवा दिए, आप भी कर लीजिए। 2 ही तो पेज है, 2 ही पेज भरे ना, कितने भरती है बेटा, हाँ 2-2.5 पेज लगा लो, ठीक ठीक लगा लो, चलो कोई बात नहीं। तो ये टॉपिक अपना अदर वाला कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पोर्शन पे आते हैं जो कि अपना है जनरल मीटिंग, जो मुझे पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट लगता है और उससे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब बढ़ते हैं इसके ऊपर, अब हम बढ़ते हैं जनरल मीटिंग के टॉपिक्स के ऊपर यानी कि सेक्शन के ऊपर। तो जनरल मीटिंग चैप्टर नंबर 7 का ही पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं इसी मानता हूं। सबसे पहला टॉपिक अपना हु कैन कॉल द जनरल मीटिंग, हु कैन कॉल जनरल मीटिंग, यानी कि किसके पास जनरल मीटिंग बुलाने की अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी बेटा 3 बंदों के पास है। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। दूसरी अथॉरिटी है एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और तीसरी अथॉरिटी है मेंबर्स के पास अंडर सेक्शन 90। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कॉल एजीएम एज वेल एज ईजीएम। ये नोटिस बनाकर किसको देते हैं, कंपनी सेक्रेटरी को, और कंपनी सेक्रेटरी किसको फॉरवर्ड करता है, बताओ, मेंबर्स को। ध्यान रखना, इंडिविजुअल डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट कॉल जनरल मीटिंग। वर्ड क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब डिसाइड करेंगे तब जनरल मीटिंग हो सकती है। अगर अकेला डायरेक्टर जनरल मीटिंग बुलाना चाहे तो वैलिड नहीं है, और एक कंपनी सेक्रेटरी अथॉरिटी में ही नहीं आता मीटिंग बुलाने के लिए। हालांकि हाउएवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रेटिफाई सच नोटिस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो बाद में इस नोटिस को रेटिफाई करके, मतलब अडॉप्ट करके इस नोटिस को वैलिड बना सकते हैं। एनसीएलटी के पास में सेक्शन 97 और सेक्शन 98 में जनरल मीटिंग कॉल करने की पावर है। सेक्शन 97 में ईजीएम कॉल करने की और सेक्शन 98 में एजीएम कॉल करने की पावर। एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि भैया एजीएम बुलाओ या ईजीएम बुलाओ, ये दोनों मीटिंग कॉल करने की पावर दे सकते हैं। मेंबर्स जो है वो सेक्शन 100 में पावर रखते हैं कि वो कंपनी के लिए जनरल मीटिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेंबर कब जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है एमसीक्यू के हिसाब से भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से भी। अगर
एटलीस्ट आपके पास 1/10 वोटिंग पावर है या पेड अप शेयर कैपिटल है जिसमें वोटिंग पावर हो, पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर या वोटिंग राइट। तो आप क्या कर सकते हो, रिक्विजिशन फाइल कर सकते हो, रिक्विजिशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कॉल एन ईजीएम, कि हमारे लिए एक ईजीएम बुलाकर दीजिए। जिस दिन रिक्विजिशन फाइल हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसके 21 डेज में, विद इन 21 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall start the proceedings to call EGM। और जिस दिन रिक्विजिशन फाइल की है उसके 45 दिन के अंदर अंदर, विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज जिस दिन रिक्विजिशन फाइल हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करनी चाहिए, EGM मस्ट बी कॉल्ड या EGM शैल बी कॉल्ड, shall be called by board of directors। दो बातें, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम को कॉल करेंगे या नहीं करेंगे। कॉल कर ली उन्होंने, हाँ ओके है। अगर ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल नहीं करते हैं तो जिस दिन रिक्विजिशन फाइल हुई है, जिस दिन रिक्विजिशन फाइल हुई है उसके 90 डेज के अंदर अंदर, within 3 months, within 3 months from the filing of requisition, the requisites may call EGM by themselves। 3 महीने के अंदर अंदर वो खुद मीटिंग बुला लेंगे। 45 दिन तक तो वेट करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला ले। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो अगले 45 दिन में, मतलब कितना हो गया 45 + 45 90, मतलब 3 मंथ्स, 3 मंथ फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ रिक्विजिशन। ठीक है, मेंबर्स खुद मीटिंग बुला लेंगे एंड एक्सपेंसेस ऑन सच एजीएम, सॉरी ईजीएम, इस ईजीएम के जो खर्चे होंगे विल बी रिम्बर्स बाय कंपनी। इसको रिम्बर्स कौन करेगा, कंपनी रिम्बर्स करेगी, रिम्बर्स बाय कंपनी एंड कंपनी कैन डिडक्ट द एक्सपेंसेस फ्रॉम डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, क्योंकि ड्यूटी तो डायरेक्टर की बनती थी ना मीटिंग बुलाने की। तो ये आपका पॉइंट पहला कंप्लीट हो गया। हु कैन कॉल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग कौन बुला सकता है, किसके पास अथॉरिटी है, ये सारी बात हो गई। उसके बाद आता है जनरल मीटिंग बुलाने के लिए आपको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है। प्रॉपर नोटिस, नोटिस फॉर कॉलिंग जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है। सेक्शन 101 एंड 102 में सेक्शन 101 बात करता है लेंथ ऑफ द नोटिस, लेंथ ऑफ द नोटिस। नोटिस कितने दिन पहले देना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर, क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। क्लियर डेज का मतलब है जिस दिन मेंबर्स के पास पहुंच जाइए वहां से 21 डेज बचने चाहिए जनरल मीटिंग के अंदर। तो कंपनी अगर ये चाहती है कि मैं जो नोटिस भेज रहा हूं वो एक वैलिड नोटिस हो, तो देखो 2 दिन तो स्पीड पोस्ट के लग जाते हैं बेटा। तो आप चाहते हो कि मेंबर के पास जिस दिन पहुंचे वहां से 21 दिन बचने चाहिए, तो कंपनी से कम कितने दिन पहले निकल जाना चाहिए, 21 प्लस में 48 आवर। ठीक है, फॉर वैलिड नोटिस, फॉर वैलिड नोटिस, नोटिस मस्ट बी आउट, नोटिस मस्ट बी आउट from company at least 23 days before the general meeting। ठीक है, ध्यान रखना जिस दिन नोटिस भेज रहे हो वो दिन काउंट नहीं होगा और जिस दिन जनरल मीटिंग है वो दिन तो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। इसके बारे में आपको जनरल क्लोज एक्ट में भी पढ़ना है।
जनरल क्लोज एक्ट में कंप्यूटेशन ऑफ टाइम का टॉपिक मिलता है, तो वहां पर सब में आ जाएगा कि 2 दिन इंक्लूड क्यों नहीं करने होते। तो 23 डेज पहले आप नोटिस भेज दो। हाँ सर हमने तो भेज दिया। एक्चुअल रिसीट ऑफ नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअली में मेंबर को नोटिस मिला है नहीं मिला है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कंपनी ने सही एड्रेस पर सही टाइम पर भेज दिया, मेंबर को नहीं मिला तो उसके अंदर कंपनी का फॉल्ट नहीं माना जाएगा। आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहता हूं नॉन रिसीट ऑफ नोटिस। अगर मेंबर को नोटिस नहीं मिला तो देखो बेटा, अगर नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो नोटिस भेजा था, बाय मिस्टेक उसको नोटिस नहीं मिला, यानी कि एक्सीडेंटल मिस्टेक थी। तो इस केस में जनरल मीटिंग रिमेन्स वैलिड। अगर मान लीजिए कंपनी के 10,000 मेंबर है, 1-2 मेंबर के पास कंपनी नोटिस पोस्ट करना भी भूल गई और कंपनी ने ये प्रूव कर दिया कि भाई साहब हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो कंपनी की ये जनरल मीटिंग वैलिड रहेगी बेटा, क्योंकि बाय मिस्टेक या एक्सीडेंटल मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है। और अगर डेलिबरेट मिस्टेक हो तो, यानी कि जानबूझ के नहीं भेजा तो फिर बेटा जनरल मीटिंग क्या हो सकती है, कैन बी हेल्ड वॉइड बाय एग्रीड मेंबर। अगर मेंबर कहता है कि अगर ये नोटिस मुझे नहीं मिला और मैं जनरल मीटिंग वॉइड करवा दूंगा तो ये रहेगा। जनरल मीटिंग, ये मिस्टेक जो है ये एक्सीडेंटल थी या डेलिबरेट थी, ये ओनस किस पे रहेगा, ओनस ऑन कंपनी टू प्रूव द मिस्टेक वॉज एक्सीडेंटल। ये कंपनी के ऊपर बर्डन रहेगा कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो नोटिस है ये गलती से नहीं भेजा गया था। अगर कंपनी ने प्रूव नहीं कर पाई तो जनरल मीटिंग क्या हो सकती है, वॉइड हो सकती है। ठीक है, क्या मीटिंग शॉर्टर पीरियड पे भी हो सकती है? शॉर्टर पीरियड पे भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। शॉर्टर पीरियड इफ एटलीस्ट 95% मेंबर्स की क्या हो, कंसेंट हो। 95% ऑफ पेड अप कैपिटल। यहां पर पेड अप कैपिटल में ऑब्वियस सी बात है इक्विटी शेयर लेने अपने को, तो अगर इनकी कंसेंट है, इज कंसेंटेड, तो मीटिंग चाहे आप 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद भी कर लो। ठीक है, अगर 95% मेंबर कंसेंट दे रहे हैं तो। उसके बाद में आता है कि 102, सेक्शन 102, ये पहले बताएगा कि जनरल मीटिंग में जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस इन जनरल मीटिंग, वो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला बिजनेस होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, और दूसरे बिजनेस जो होते हैं वो होते हैं स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस जो होते हैं वो सिर्फ एजीएम में होते हैं, इन एजीएम, और ये सिर्फ 4 होते हैं ओनली। पहला बिजनेस अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियस सी बात है, अलोंग विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब डिक्लेरेशन करना जरूरी नहीं है, ये तो डिसाइड करोगे ना डिविडेंड देना है या नहीं देना। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट या रेटिफिकेशन वट एवर द केस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और सेम ऐसे ही अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। इनके अलावा एनी अदर बिजनेस इन एजीएम, एनी अदर बिजनेस इन एजीएम, इसके अलावा कोई भी बिजनेस अगर एजीएम में हुआ तो वो क्या कहलाएगा, स्पेशल बिजनेस। और एंड एवरी बिजनेस इन ईजीएम, ईजीएम का हर बिजनेस क्या होता है, स्पेशल बिजनेस ही होता है। ये स्पेशल बिजनेस होते हैं। ठीक है, जो जो बिजनेस स्पेशल बिजनेस होते हैं नीड टू बी मेंशन्ड। नोटिस के अंदर मेंशन करो
ये बिजनेस स्पेशल बिजनेस है। ऑर्डिनरी बिजनेस में मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, मतलब बिजनेस तो लिखना है बट उसके आगे हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है कि ऑर्डिनरी है, क्योंकि तो हर साल ही होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमेशा क्या पास होता है, ओआर ऑलवेज, और स्पेशल बिजनेस के लिए ओआर और एसआर दोनों पास हो सकते हैं डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसे अगर बोनस शेयर इश्यू करना है तो स्पेशल बिजनेस है, उसके लिए ओआर पास होगा। डीवीआर इश्यू करना है तो स्पेशल बिजनेस है, ओआर पास होता है। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करनी है स्पेशल बिजनेस है बट ओआर पास होता है। बट बाय बैक करना है, रिडक्शन करना है, एसआर पास होगा। तो डिपेंड करता है वो तो सिचुएशन के ऊपर। इसके लिए कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाती ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये तो हर साल होते हैं ना काम, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे। बट स्पेशल बिजनेस में क्या जाती है बेटा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है, जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन होती है कि ये बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं। ओके, साथ में इसमें डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी जाता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, केएमपी एटसेट्रा, चाहे वो इंटरेस्ट फाइनेंशियल हो चाहे अदरवाइज हो, ये डिस्क्लोज करना होता है। एंड अगर कोई ट्रांजैक्शन जो रिजोल्यूशन हो किसी और कंपनी से रिलेटेड है और उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर, प्रमोटर या केएमपी का 2% और मोर का इंटरेस्ट है इन कंपनी, अदर कंपनी जिसके साथ में ये रिजोल्यूशन अभी फाइनलाइज कर रहे हैं, इन अदर कंपनी, तो उसका भी डिस्क्लोजर होता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोजर करना जरूरी होता है, नहीं तो वो नोटिस वैलिड नहीं माना जाता बेटा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है कि ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में क्या डिफरेंस होते हैं, तो ये डिफरेंस हमने कर लिया। उसके बाद सेक्शन 103, सेक्शन 103 आपका कोरम का है। कोरम का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मीटिंग, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग, इसे कोरम कहते हैं। कितने मेंबर होने चाहिए बोलो, डिपेंड करता है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 और पब्लिक कंपनी है तो डिपेंड कंपनी के अंदर मेंबर कितने हैं। अगर पब्लिक कंपनी में लेस देन 1000 मेंबर है, कंपनी में 1000 से लेके 5000 तक मेंबर्स हैं और कंपनी में मोर मेंबर्स हैं, 5, 15 एंड 30, ये पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 बंदे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन नंबर्स को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ में लिखा हुआ है हमारे यहां पर कोरम 5 मेंबर्स का है तो वैलिड है बेटा। पब्लिक कंपनी में लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी के अंदर 50 मेंबर्स का कोरम होगा तो वैलिड है बेटा, कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो आप। दूसरी बात ध्यान रखना, ओनली मेंबर्स, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। हालांकि इसकी एक्सेप्शन है अगर जनरल मीटिंग का नोटिस एनसीएलटी ने दिया है और एनसीएलटी ने उसमें डायरेक्शन दे रखी है कि प्रॉक्सी को भी काउंट करना है, फिर काउंट करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 112 एंड 113, जिसमें गवर्नमेंट या एक कंपनी जो है वो अपनी तरफ से मेंबर बनाकर भेजती है, पर्सन को अपॉइंट करके भेजती है, ये जो है ये काउंट होते हैं बेटा, ये प्रॉक्सी नहीं है, ये मेंबर ही है। ठीक है, एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन बंदों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक नेचुरल बंदा नहीं है। तो मीटिंग अटेंड करने को तो एक नेचुरल बंदा ही आएगा ना, तो 112 और 113 ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ये काउंट होते हैं बेटा। ठीक है, प्रॉक्सी काउंट नहीं होंगे, ये काउंट होंगे। रिक्वायर्ड फॉर जनरल मीटिंग कितने टाइम में आ जाने चाहिए, विद इन 30 मिनट, विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम शेड्यूल टाइम। 2 बातें, क्या ये प्रेजेंट है, क्या ये प्रेजेंट है, हाँ है ना नहीं है, प्रेजेंट है तो ओके है, मीटिंग कंटिन्यू करो। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाती है, अर्जन हो जाती है, अर्जन फॉर
नेक्स्ट वीक, सेम प्लेस सेम टाइम। ऑब्वियस सी बात है, सेम एजेंडा, ठीक है। हालांकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, मे चेंज डे, टाइम और प्लेस, ठीक है, बाय गिविंग एटलीस्ट 3 days प्रायर नोटिस। और सर अगर मान लीजिए अर्जेंट जनरल मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो, कोरम नॉट प्रेजेंट इन अर्जेंट जनरल मीटिंग, तो जो प्रेजेंट बंदे हैं उसी को ही क्या मान लिया जाएगा, कोरम मान लिया जाएगा। प्रेजेंट मेंबर्स, इन्हें ही क्या मान लिया जाएगा, कोरम मान लिया जाएगा। बस ध्यान रखना, जनरल मीटिंग अर्जेंट क्यों हुई थी, फॉर दी वांट ऑफ कोरम। अगर जनरल मीटिंग किसी और वजह से अर्जेंट हुई थी और अर्जेंट जनरल मीटिंग में कोरम नहीं आ रहा है तो फिर से अर्जेंट हो जाती है। प्रेजेंट मेंबर्स को कोरम माना जाएगा, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब पिछली मीटिंग अर्जेंट होने का रीजन क्या थी, लैक ऑफ कोरम। पिछली मीटिंग में भी कोरम नहीं था तो इस बार दोबारा ये रीजन रिपीट नहीं होने देंगे। जितने मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट है उन्हें ही क्या मान लिया जाएगा, कोरम मान लिया जाएगा। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड अदरवाइज, ठीक है, ओके। उसके बाद अपना टॉपिक आता है, कोरम का टॉपिक हो गया अपना सेक्शन 104, चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। हर मीटिंग के अंदर एक चेयरमैन को अपॉइंट करना होता है जो मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करता है, ठीक है ना। चेयरमैन इज इलेक्टेड आउट ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स। जितने मेंबर प्रेजेंट होते हैं उनमें से हमें एक मेंबर को इलेक्ट करना होता है। हाउ टू इलेक्ट, जनरली शो हैंड से वोटिंग होएगी और हम जल्दी से चेयरमैन को इलेक्ट करके मीटिंग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाय पोल इफ डिमांडेड बाय मेंबर्स। अगर जिन मेंबर्स के पास में 10% वोटिंग राइट है उन्होंने पोल डिमांड कर लिया है तो फिर पोल से होगा। तो यहां पर क्या होगा, प्रोसेस कैसे रहती है, फर्स्ट इलेक्ट चेयरमैन बाय शो हैंड। सबसे पहले तो चेयरमैन शो हैंड से इलेक्ट करना पड़ेगा, देन कंडक्ट पोल। अब पोल कंडक्ट होगा इन दी सुपरविजन ऑफ सच चेयरमैन। जो चेयरमैन शो हैंड से इलेक्ट हुआ है उसकी सुपरविजन में। इफ चेयरमैन इलेक्टेड बाय शो हैंड, जो चेयरमैन शो हैंड से इलेक्ट हुआ है इज री इलेक्टेड, कंटिन्यू करेगा वो, कंटिन्यूज एज चेयरमैन फॉर एंटायर मीटिंग। वो पूरी जनरल मीटिंग के लिए क्या हो गया, चेयरमैन हो गया। और अगर कोई और इलेक्ट होता है then such member will be the chairman for remaining general meeting। क्योंकि स्टार्टिंग की जनरल मीटिंग का चेयरमैन कौन था, जो शो हैंड से इलेक्ट हुआ है। तो अगर कोई और बंदा चेयरमैन इलेक्ट होता है बाय पोल से, ठीक है, तो बाकी बची हुई मीटिंग के लिए चेयरमैन वो हो जाएगा। उसके बाद चेयरमैन क्या करता है, मेंटेन्स द डेकोरम। चेयरमैन मेंटेन्स
द डेकोरम ऑफ द जनरल मीटिंग, ठीक है। मे यूज कास्टिंग वोट in case of equality of vote on OR प्रपोज हुआ था और वोट क्या हो गए, इक्वल हो गए, 50-50 हो गए। तो चेयरमैन क्या कर सकता है, चेयरमैन में यूज कास्टिंग वोट। सर ये कास्टिंग वोट क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा वोट। ये एक्स्ट्रा वोट गिवन होता है, एक्स्ट्रा वोट गिवन टू चेयरमैन, ताकि इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट ओवर OR इसको ये डिसाइड कर सके। वर्ड क्या है, मे यूज। सबसे पहली बात, कास्टिंग वोट अवेलेबल कब होता है, इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स ओवर OR कास्टिंग वोट विल बी गिवन टू चेयरमैन, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर नहीं है और वोट इक्वल हो गए, 50-50 हो गए, तो OR कब पास होता है बेटा, जब मोर देन 50% मेंबर्स यस कहे। तो मोर देन तो नहीं होगा ना, तो इस केस में रिजोल्यूशन फेल हो जाता है। एंड इट इज द डिस्क्रिशन, और ये डिस्क्रिशन होती है ऑफ चेयरमैन टू कास्ट और नोट टू कास्ट दी एक्स्ट्रा वोट, और वो चाहे तो ये एक्स्ट्रा वोट कास्ट करने से मना भी कर सकता है, कोई प्रेशर नहीं है जी। आप वोट कास्ट भी कर सकते हो, कास्ट करने से मना भी कर सकते हो, आप वोट कास्ट कर सकते हो फेवर में भी और अगेंस्ट में भी। इन फेवर आपकी मर्जी है, आपका वोट है, आपकी मर्जी है, इन फेवर और अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। अगर आप वोट कास्ट नहीं करोगे तो रिजोल्यूशन क्या माना जाएगा, फेल्ड माना जाएगा। तो ये चेयरमैन की पावर होती है। चेयरमैन का तीसरा काम होता है मिनट को मेंटेन करना। चेयरमैन का तीसरा काम प्रिपरेशन ऑफ मिनट मतलब समरी। हर मीटिंग के बाद उसकी क्या बनती है, समरी बनती है, बाय चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। कितने टाइम में, विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। जिस दिन जनरल मीटिंग कंक्लूड होती है उसके 30 days के अंदर अंदर मिनट को प्रिपेयर करना है। ओके, मिनट जो होती है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। मिनट शैल बी प्रिपेयर्ड एज ट्रू एंड करेक्ट समरी ऑफ जनरल मीटिंग। बेटा जो मिनट होती है वो एविडेंशियल वैल्यू रखती है। अगर कंपनी के पास एक मिनट है और उसमें लिखा हुआ है कि 15 जुलाई को एक जनरल मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये काम हुए थे, तो ये एविडेंस माना जाएगा कि वाकई में 15 जुलाई को मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये काम हुए थे। तो मिनट एविडेंशियल वैल्यू रखती है, इसलिए ये ट्रू एंड करेक्ट होनी चाहिए। चेयरमैन में एक्सक्लूड द मैटर्स, चेयरमैन एक्सक्लूड कर दे कि इस मैटर को रिकॉर्ड पे नहीं लेना, मतलब इसको जनरल मीटिंग में नहीं डालना। इफ सच मैटर्स आर डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन और इररेलेवेंट, अगर ये मैटर इररेलेवेंट है, कंपनी के लिए डिफेमेटरी है या किसी पर्सन के लिए डिफेमेटरी है, तो इसे चेयरमैन क्या कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है। चेयरमैन की मर्जी है बेटा। अगर किसी वजह से चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, चेयरमैन नॉट अवेलेबल, या चेयरमैन की डेथ हो जाती है फॉर एनी रीजन, तो फिर डायरेक्टर तैयार करेगा ये मिनट, क्योंकि हर मीटिंग में डायरेक्टर भी तो आता है। डायरेक्टर शैल प्रिपेयर मिनट, और ये डायरेक्टर कौन है, अथोराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर करेगा ये काम, अथोराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक डायरेक्टर को अथोराइज करते हैं इस मिनट के लिए। ये आपका सेक्शन 118 है।
कि मिनट क्या होती है और मिनट कितने दिन में तैयार करनी होती है, मिनट कौन तैयार करता है, अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं होता है तो मिनट का कैसे करना है। ये मिनट कहाँ रखी जाती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाती है और परमानेंटली रखी जाती है, परमानेंटली रखी जाती है। ठीक है, इसका इंस्पेक्शन, इस मिनट का इंस्पेक्शन कोई भी बंदा देख करना चाहे तो कर सकता है, इसकी कॉपी लेना चाहे तो कंपनी से डिमांड कर सकता है। लिखवाई देता हूं बेटा, एनी मेंबर में इंस्पेक्ट मिनट, कोई भी मेंबर अगर मिनट को इंस्पेक्ट करना चाहता है, सेक्शन 119 के अंदर लिखा हुआ है, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है। आपको कहां जाना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर जाना है, बिजनेस आवर्स। ध्यान रखना, कंपनी एक्ट सॉरी कंपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है टाइम पर, रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइम, बट मिनिमम कितना टाइम देना पड़ेगा, 2 आवर्स, बट मिनिमम 2 आवर्स पर डे आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कॉपी चाहिए, कॉपी ले सकते हो। ठीक है, हार्ड कॉपी चाहिए तो पर पेज की मैक्सिमम कितनी फीस लगेगी, 10 रुपए की फीस लगेगी, और जिस दिन कॉपी डिमांड करोगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी हार्ड कॉपी। और आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो। अगर सॉफ्ट कॉपी लेते हो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर तक की तो उसके कोई चार्ज नहीं होते। ठीक है, अगर कंपनी कॉपी प्रोवाइड करने से मना करती है, कंपनी टू प्रोवाइड कॉपी विद इन 7 days, within 7 days from demand, अगर इंस्पेक्शन के लिए मना करता है, अगर कंपनी में कोई कॉपी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, देन अपील में बी फाइल टू एनसीएलटी। अपील, अगर कोई इंस्पेक्शन नहीं करवा रहा है, अगर कोई कॉपी नहीं दे रहा है, एनसीएलटी के पास अपील फाइल कर सकते हो और एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर देगी, ऑर्डर द कंपनी टू प्रोवाइड इंस्पेक्शन फैसिलिटी और कॉपी। एनसीएलटी की तो माननी पड़ेगी ना। उसके बाद सेक्शन 120 इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात करता है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रखना चाहो तो रख सकते हो। तो ये अपना चेयरमैन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। चेयरमैन क्या करता है, कैसे अपॉइंट होता है, इसकी पावर क्या है। अब बढ़ते हैं हम प्रॉक्सी की तरफ। सेक्शन 104 ये है प्रॉक्सी का। मेंबर, एनी मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड द जनरल मीटिंग and vote in general meeting can appoint any other person to attend the general meeting and vote in his place। इसे बोलते प्रॉक्सी, इसे बोलते प्रॉक्सी। और ये बात जनरल मीटिंग के नोटिस में लिखा होता है, लिखी होती है कि अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपनी जगह प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो अदर पर्सन है ये कैन नॉट बी मोर देन प्रॉक्सी ऑफ 50 मेंबर्स। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी 50 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एज प्रॉक्सी, तो आप उसको 51 मेंबर बन के अपॉइंट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। एंड ये जो अदर पर्सन है इसके पास टोटल वोटिंग पावर 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है कि मान लीजिए कोई मेंबर है जिसके पास वोटिंग पावर ही क्या है 15% है, तो आपके इस रूल के हिसाब से तो उसको वो बंदा वो मेंबर कभी प्रॉक्सी अपॉइंट कर ही नहीं सकता। कहता नहीं, इफ मेंबर इज हैविंग voting power more than
10%, then he can appoint proxy but such proxy, ये जो proxy है shall not be the proxy of other members, ये किसी और मेंबर का प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हाई है। आपको इस प्रोविजन को अगर डिटेल में समझना है तो इसके लिए आपको मेरे डिटेल लेक्चर देखने चाहिए, या आपको मुझे फोन करके पूछ सकते हो। ओके, ध्यान रखना, ये जो वोट डाल सकता है, ये वोट डाल सकता है वोट ऑन पोल ओनली, शो हैंड पे वोट नहीं डाल सकता। कैन नॉट वोट ऑन शो हैंड। However the article of association may provide otherwise। ठीक बात है। ये जो बंदा आएगा बेटा, ये जो प्रॉक्सी है, इसकी कुछ डिसेबिलिटी है। He cannot speak in the meeting। जनरल मीटिंग में बोल नहीं सकता मतलब डिस्कशन नहीं कर सकता। कैन नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम, और ये कोरम में काउंट नहीं होता। ये दो बातें ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि ये बात भी ध्यान रखना, इसकी एक्सेप्शन है, इफ जनरल मीटिंग इज ordered by NCLT and order contains सच डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? कि प्रॉक्सी को काउंट करना है कोरम में। अगर ऐसी डायरेक्शन है तो फिर एक्सेप्शन हो जाएगी बेटा। ठीक है, ओके। उसके बाद आप अपॉइंट करोगे कैसे? आपको अपॉइंट कैसे करना है? आपको फिल करना है और साइन करना है प्रॉक्सी फॉर्म। MGT 11 में होता है ये, आपको ये भरना है, और एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द जनरल मीटिंग आपको ये डिपॉजिट करना है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। डिपॉजिट इन कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर इस टाइम को बढ़ाकर 72 आवर्स 96 आवर कर देता है तो अलाउड नहीं है। हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू आप इसको घटा के 24 आवर 36 आवर ऐसे करना चाहो तो अलाउड है। अगर लॉन्गर पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम तो 48 आवर्स ही मान के चलेंगे। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ मिले को 4 दिन पहले जमा करवाना पड़ेगा प्रॉक्सी फॉर्म, तो 4 दिन नहीं, हम तो 2 दिन पहले करवाएंगे और वैलिड माना जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में आता है कि जो प्रॉक्सी होते हैं क्या उनका इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है? इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी, हाँ, मेंबर कर सकता है, मेंबर कर सकता है ये काम, बट उसे क्या करना पड़ेगा? बाय गिविंग एडवांस नोटिस। उसे एडवांस नोटिस देना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए, एटलीस्ट 3 days बिफोर द जनरल मीटिंग, कि इस जनरल मीटिंग में जितने भी प्रॉक्सी फॉर्म आएंगे सबकी कॉपी आप जनरल मीटिंग में लेके आना, मैं प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करूंगा या कर सकता हूं। ओके, अब इंस्पेक्शन स्टार्ट कब हो सकता है? स्टार्ट इंस्पेक्शन कब कर सकते हो? 24 आवर्स बिफोर द जनरल मीटिंग, ताकि हम पहले से ही वो प्रॉक्सी फॉर्म जो कंप्लीट नहीं है या हमें लग रहा है कि फर्जी है उनको रिजेक्ट कर दें, ताकि प्रॉक्सी की एंट्री ही ना उसके जनरल मीटिंग में। ठीक है। एंड कब तक कर सकते हो? अप टू कंक्लूजन ऑफ, जब तक जनरल मीटिंग खत्म नहीं हो जाती, कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। तो ये प्रॉक्सी को लेके रूल्स थे। ठीक है, तो प्रॉक्सी वाला पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो गया।
उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 105, तो ये तो कंप्लीट हो गया। सेक्शन 105 तो प्रॉक्सी का था, 105 प्रॉक्सी का था, 104 उसका चेयरमैन का था। चेयरमैन वाला तो ठीक लिखवाएगा ना, हाँ मैं गलती से लिख दिया यहाँ पर। 106 to 109 ये है वोटिंग का, वोटिंग इन जनरल मीटिंग। तो सबसे पहले सेक्शन 106 क्या कहता है कि कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू 2 मैटर्स के बेस पर रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट लगा सकती है। नंबर 1, अगर आपकी कॉल्स एरियर में है, कॉल्स इन एरियर, या आपके शेयर्स पे क्या है, लियन है, लियन ऑन शेयर्स। इन 2 केसेस में आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। ध्यान रखना इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता। उसके बाद सेक्शन आता है सेक्शन 107, यह है वोटिंग बाय शो हैंड। वोटिंग बाय शो हैंड, ये तो आपको पता ही है ना, शो हैंड में क्या होता है, 1 मेंबर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट। एक मेंबर को एक ही वोट मिलेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होती, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट अनफेयर है। आपके पास 1000 शेयर है, आप भी एक वोट डाल रहे हो, मेरे पास 1 शेयर है, मैं भी 1 वोट डाल रहा हूं, तो ये मेथड अनफेयर होता है, बट जनरली ये यूज करते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद आता है 108, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑनलाइन, मतलब जो मेंबर है उसके पास ईमेल का लिंक आएगा, आप उस ईमेल के लिंक पर क्लिक करके आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप वोट कास्ट कर सकते हो, आपको जनरल मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस कब देना पड़ता है, सबसे पहले गिव एन ऑप्शन, यानी कि मैंडेटरी नहीं है कि आपको वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस से ही करनी पड़ेगी, जनरल मीटिंग तो होगी। वोट गिव एन ऑप्शन टू कास्ट वोट इलेक्ट्रॉनिकली, कि आप अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली भी कास्ट कर सकते हो। कब, इफ कंपनी इज लिस्टेड कंपनी और अदर कंपनी जो लिस्टेड नहीं है having at least 1000 मेंबर। अरे बाप रे, 1000 मेंबर या उससे ज्यादा है तो फिर भैया उनको एक ऑप्शन दो कि आप जनरल मीटिंग में ना आना चाहो तो मत आना भैया, घर पे बैठ के भी वोट डाल सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको क्या होगा, ईमेल पे एक लिंक आएगा, एक ईमेल पे लिंक आएगा, इसके साथ में पूरा प्रोसीजर दे रखा होगा, इसके साथ पूरा प्रोसीजर दे रखा होगा कि आप अपनी यूजर आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप वोट कास्ट कैसे करोगे, अगर आपकी ईमेल आईडी जनरेट नहीं हो रही है, पासवर्ड जनरेट नहीं हो रहा है, वोट कास्ट नहीं हो रहा है, तो टेक्निकल नंबर क्या है जिस पे आप वो कॉल कर सकते हो, एटसेट्रा। ये जो लिंक है ये एक्टिवेट होगा, स्टार्ट होगा एक्टिवेटेड एटलीस्ट 3 days बिफोर द जनरल मीटिंग, और ये वो एक्टिवेटेड रहेगा टिल 5 PM डे बिफोर द जनरल मीटिंग। अगर किसी मेंबर ने वोट नहीं डाला इलेक्ट्रॉनिक लिंक से तो अगले दिन जनरल मीटिंग में जाके वोट डाल सकता है, और अगर किसी मेंबर ने वोट डाल दिया है, मेंबर वोटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो वो कहता है कि मैं अगले दिन जनरल मीटिंग अटेंड करना चाहता हूं, कैन अटेंड दी जनरल मीटिंग। क्यों भैया, जनरल मीटिंग में समोसे मिलते बेटा फ्री के, तो अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में अगर वो जनरल मीटिंग में आना चाहे तो आ सकता है, बट कैन नॉट वोट अगेन, दोबारा वोट नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मींस से वोट डाल चुके हो, तो आप अपना वोट चेंज करना चाहो तो चेंज नहीं कर सकते बेटा, ध्यान रखना। सर मैंने वोट डाला ही नहीं है, हाँ तो डाल लो, अगेन वर्ड आएगा ही कब, जब वोट डाल चुके हो, नहीं डाला तो फिर पॉइंट ही नहीं आएगा बेटा,
तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर ये पॉइंट आ गया अपना। इस केस में एक स्क्रूटनियर अपॉइंट किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे, वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देंगे, चेयरमैन रिजल्ट अनाउंस करेगा। ये सब एक लंबा प्रोसीजर है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अपना सेक्शन आता है 109 पोल पे, वोट बाय पोल। पोल में 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। हाँ, ये सबसे फेयर है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बेटा। पोल इज टेकन ऑन द ऑर्डर ऑफ चेयरमैन। अगर चेयरमैन ने ही ऑर्डर कर दिया है कि इस रिजोल्यूशन पे वोटिंग जो है पोल से होगी, तो फिर पोल से होगी। या फिर ऑन द रिक्विजिशन बाय एलिजिबल मेंबर इंक्लूडिंग प्रॉक्सी। ठीक है सर, मेंबर एलिजिबल कब होंगे? यानी कि डिमांड, इसको हम बोलते हैं डिमांड। ठीक है, रिक्विजिशन का मतलब क्या है? डिमांड। मेंबर डिमांड कर रहा है, प्रॉक्सी डिमांड कर रहा है। प्रॉक्सी क्यों डिमांड कर रहा है? क्योंकि प्रॉक्सी तो बेटा शो हैंड पे वोट डाल ही नहीं सकता ना। प्रॉक्सी तो वोट डालेगा ही किस पे? पोल पे। तो आते ही पहला काम क्या करेगा? पोल डिमांड करेगा। तो कम से कम कितना वोटिंग पावर होना चाहिए? 1/10। 1/10 आपके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए। या तो आपके पास इक्विटी शेयर होने चाहिए, या आपके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए, अगर कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है तो। ओके। और ₹5 लाख, ₹5 लाख विच एवर इज हायर, जो भी आपके पास हो। ठीक है, हायर नहीं है, सॉरी, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो। ठीक है, 1/10 की वोटिंग पावर हो या 5 लाख रुपए की कैपिटल हो, दोनों में से एक काम हो जाए तो आप क्या कर सकते हो? पोल डिमांड कर सकते हो। पोल कैन बी विड्रॉन, पोल कैन बी विड्रॉन। आप चाहो तो पोल को विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पोल जो है वो टाइम कंज्यूम कर रहा है काफी ज्यादा, लोगों ने समझाया कि भाई रिजोल्यूशन पे डिसीजन जल्दी लेना है, बट तुमने पोल डिमांड किया है तो लगभग 7 दिन लग जाएंगे, तो प्लीज यार इसको विड्रॉ कर लो, इसको शो हैंड से हम डिस्कस कर लेते हैं, बात समझ में आती है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। पोल शैल बी टेकन, पोल शैल बी टेकन विद इन 48 आवर फ्रॉम द डिमांड। फोर्टी आवर्स तो लग ही जाता है ना बेटा। पोलिंग पेपर छापने पड़ेंगे, फिर मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर बैलेट बॉक्स लाएंगे, फिर उसके बाद एक स्क्रूटनियर अपॉइंट किया जाएगा, एक या एक से ज्यादा सारे काम होंगे। ठीक है ना, तो इसमें टाइम लग जाता है। फिर यहां पर अपॉइंटमेंट की जाएगी स्क्रूटनियर की, अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनियर। स्क्रूटनियर का मतलब जांच करता। ठीक है, ओके। उसके बाद पोलिंग होगी। पोलिंग का लंबा चौड़ा प्रोसीजर दे रखा है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा। पोलिंग के अंदर क्या होगा? एक बैलेट बॉक्स होगा, सबके सामने दिखाया जाएगा बैलेट बॉक्स खाली है, उसके बाद उसको सील किया जाएगा। फिर स्क्रूटनियर बैठा होगा, स्क्रूटनियर की निगरानी के अंदर पोलिंग पेपर बांटे जाएंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर उसको दिया जाएगा, रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी के फॉर्म दिए जाएंगे, सब चीजें। फिर होगी पोलिंग। पोलिंग होने के बाद विद इन 7 डेज फ्रॉम पोल टेकन इसकी एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट ऑन वोटिंग। कितने वोट डले, कितने वैलिड है, कितने इनवैलिड है, कितने फेवर में है, कितने अगेंस्ट है, एटसेट्रा। ये किसको सबमिट की जाएगी? चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग को। और चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग क्या करेगा? अनाउंस कर देगा रिजल्ट को। ठीक है, हो गया ये भी। पोल के बाद सेक्शन 110 आता है, ये आता है आपका पोस्टल बैलेट का। पोस्टल बैलेट, तो बेटा पोस्टल बैलेट में जनरल मीटिंग नहीं होती है। ठीक है, जो नोटिस जाता है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग जाएगा, उसी के साथ रिप्लाई कार्ड भी चला जाता है। तो मेंबर को कहेंगे कि आपको आने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका रिप्लाई है वो रिप्लाई कार्ड पे डालो और पोस्ट कर दो। मेंबर टू पोस्ट या रीपोस्ट द रिप्लाई कार्ड टू कंपनी। ठीक है, यहां पर एक बैठा होगा स्क्रूटनियर, जिसको किसने अपॉइंट किया होगा? चेयरमैन ने? नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। चेयरमैन ने क्यों नहीं? क्योंकि जनरल मीटिंग ही नहीं हो रही ना बेटा,
तो जनरल मीटिंग होगी तो चेयरमैन अपॉइंट करेगा ना। तो यहां पर कौन है, स्क्रूटनियर, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये रिसीव करेगा आपके रिप्लाई को अप टू 30 डेज, अप टू 30 डेज। अखबार में एक एडवर्टीजमेंट आती है कि सभी मेंबर्स को पोस्टल बैलेट भेजे जा चुके हैं और इस तारीख से वोटिंग लाइन शुरू होती है। तो जो तारीख दे रखी होगी किस तारीख से वोटिंग लाइन शुरू हो रही है, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करने हैं। उसके बाद स्क्रूटनियर क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट ऑन वोटिंग, और ये किसको प्रोवाइड कर देगा, इस रिपोर्ट ऑन वोटिंग में क्या आएगा, टोटल कितने वोट रिसीव हुए, कितने 30 डेज तक रिसीव हुए, कितने उसके बाद, कितने वैलिड है, कितने इनवैलिड है, कितने फेवर में, कितने अगेंस्ट है। ये किसको प्रोवाइड की जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग क्यों नहीं, अरे जनरल मीटिंग ही नहीं हो रही भाई। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, अनाउंस कर देगा रिजल्ट को, अनाउंस दी रिजल्ट। ये रिजल्ट कंपनी की वेबसाइट पर भी पब्लिश होता है, और जब भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी तो उसकी मिनट के अंदर इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, रिकॉर्डेड इन द मिनट ऑफ जनरल मीटिंग, जब भी होगी सब्सिक्वेंटली हेल्ड। ठीक है। अब बात उठती है कि ये प्रोसीजर तो आपने बता दिया, पोस्टल बैलेट करेंगे कब। तो दो रीजन है बेटा, एक तो वॉलंटरी, खर्चा बचाना है, हम चाहते नहीं कि जनरल मीटिंग के लिए एक बड़ा हॉल बुक करे, फिर नोटिस नोटिस दे के मेंबर को बुलाएंगे, फिर मेंबर्स का खाना पीना भी करना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट वगैरह, खर्चा ज्यादा आ जाएगा। वॉलंटरी करना पड़ेगा, ध्यान रखना ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं हो सकता, अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। जो ऑर्डिनरी बिजनेस है बेटा वो तो एजीएम में ही होंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कभी पोस्टल बैलेट नहीं हो सकता। या कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें बिजनेस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट और रिमूवल डायरेक्टर और ऑडिटर एटसेट्रा। तो भैया ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इसमें बंदा सामने होना जरूरी है बेटा, और उनको एक अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड भी दी जाती है उनको हटाने से पहले। तो अगर पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास करोगे तो अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दोगे कैसे उसको, ठीक बात है ना। इसके अलावा कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है इन बिजनेस के लिए आपको पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। कौन कौन से बिजनेस है, ऑल्ट्रेशन करनी है आपको ऑब्जेक्ट क्लोज में, तो एसआर पास होता है बाय पोस्टल बैलेट। ऑल्ट्रेशन करनी है आपको लोकेशन में, ऑफिस में, आउटसाइड, लोकल लिमिट, लोकल लिमिट से बाहर जाना है बेटा, लोकल लिमिट के अंदर तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, उससे बाहर जाओगे एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, आरओसी से आरओसी के अंदर, या स्टेट छोड़ के जा रहे हो तो एसआर पास होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कन्वर्जन करना है अपनी कंपनी का, कन्वर्जन ऑफ कंपनी, प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट, आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इश्यू करने हैं, पढ़ा था ना ये सेक्शन 43 के अंदर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इश्यू करने हैं, ओआर पास होता है बट पोस्टल बैलेट से पास होगा। अगर आपको वेरिएशन करना है शेयर होल्डर्स के राइट में अंडर सेक्शन 48, वेरिएशन इन राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, एसआर पास करवाना पड़ता है, पोस्टल बैलेट से पास होगा। आपको बायबैक करना है अंडर सेक्शन 68, तो उसके लिए भी पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास होता है। तो ये कुछ मैंडेटरी मैटर है जिसके अंदर पोस्टल बैलेट से ही रिजोल्यूशन पास करना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाल रखी है, मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये भी हो गया अपना। अब बढ़ते आगे, सेक्शन 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। सेक्शन 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। देखो बेटा, नॉर्मली रिजोल्यूशन कौन सर्कुलेट करता है या रिजोल्यूशन कौन बनाता है, कौन फॉरवर्ड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो ठीक लगता है वो रिजोल्यूशन प्रपोज कर देते हैं। मेंबर अगर यस कहेंगे तो वो काम कर लेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। बट क्या मेंबर के दिमाग में आइडिया नहीं आ सकता? आ सकता है। तो ये प्रोविजन बनाया उनके लिए। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन, कि मेंबर चाहे तो अपनी तरफ से भी रिजोल्यूशन क्या कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। दो बातें हैं।
देखिए मेंबर जो है कोई मैटर, सबसे पहली बात तो कौन से मेंबर, जिनके पास एटलीस्ट 1/10 वोटिंग पावर हो। देखो बेटा, जो जनरल मीटिंग बुला सकता है, क्या वो अपना मेंबर सॉरी रिजोल्यूशन जो है सर्कुलेट नहीं करवा सकता? करवा सकता ना, जिनके पास एटलीस्ट 1/10 वोटिंग पावर हो। अगर आप कोई ऐसा मैटर डिस्कस करना चाहते हो जनरल मीटिंग में जो सिर्फ डिस्कशन पर है, मोशन पर है, जिसके लिए कोई रिजोल्यूशन प्रपोज नहीं हो रहा है, ठीक है, ओनली मैटर टू बी डिस्कस्ड, मैटर टू बी डिस्कस्ड, कि हम आने वाली जनरल मीटिंग में ये मैटर डिस्कस करेंगे, या कोई मैटर ऐसा है जिस पे रिजोल्यूशन पास होने वाला है, मैटर ऑन विच रिजोल्यूशन इज प्रपोज्ड, रिजोल्यूशन इज प्रपोज्ड। तो बेटा इन दोनों में सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है। अगर सिर्फ डिस्कस करना है तो एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर, एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर। और अगर कोई रिजोल्यूशन प्रपोज होना है तो बेटा स्पेशल बिजनेस बनेगा। स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और 3 हफ्ते पहले नोटिस आएगा। तो 3 हफ्ते पहले नोटिस आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी मीटिंग बुलानी होती है तो उनको 2 हफ्ते का नोटिस देना पड़ता है, तो 5 हफ्ते तो यही हो गए। तो आप एक काम करो, 6 हफ्ते पहले, एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग, जिसमें आप ये रिजोल्यूशन सर्कुलेट करवाना चाहते हो, आपको ये कंपनी के पास सबमिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट विद कंपनी, ठीक है, और इसके सर्कुलेशन एक्सपेंसेस के साथ, अलोंग विद सर्कुलेशन एक्सपेंस, इसका खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा बेटा, सर्कुलेशन एक्सपेंस, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना सेक्शन 112 एंड 113। हालांकि थोड़ा सा ये डिस्कस कर लिया था, बट फिर से बता देता हूं, ये दोनों ही सेक्शन किसके, रिप्रेजेंटेटिव के हैं। 112 में गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे, क्या गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है? हाँ कर सकती है। गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी ने शेयर होल्ड कर रखे हैं, होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी, ठीक है। और 113 में क्या है कि एक कंपनी ने या एक एलएलपी ने या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है कोई भी, जिसने कंपनी के अंदर शेयर होल्ड कर रखे, होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी। अब बताओ, क्या ये बंदे कंपनी की जनरल मीटिंग में आ सकते हैं? नहीं आ सकते बेटा। ये कैसे आएंगे? बंदे ही नहीं है ना, ये नेचुरल पर्सन ही नहीं है। तो ये अपॉइंट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, कैन अटेंड जनरल मीटिंग थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना बेटा, ये प्रोक्सी नहीं है, ये मेंबर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इनके पास सारे वो राइट होते हैं जो मेंबर के राइट्स होते हैं। कैन अटेंड जनरल मीटिंग थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। सिर्फ सेक्शन का डिफरेंस है, काम दोनों का सेम है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 114। सेक्शन 114 टू सेक्शन 117, ये है रिजोल्यूशंस के ऊपर। रिजोल्यूशन बेटा 2 तरह के होते हैं, OR एंड SR। OR का मतलब मोर देन 50% मेंबर्स ने यस कह दिया तो वो काम होगा, और SR का मतलब क्या है, एटलीस्ट 75% वोट क्या होने चाहिए, फेवर में होने चाहिए। एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है? परसेंटेज कहां से काउंट करें? आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? नहीं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग? नहीं। टोटल वोट कास्टेड? नहीं। टोटल वैलिड वोट कास्टेड, टोटल वैलिड वोट्स कास्टेड। जितने वोट डले हैं उसमें से जितने वैलिड वोट डले हैं, वैलिड वोट में से परसेंटेज काउंट करनी है। ये ध्यान रखना, MCQ आ सकता है इसके अंदर। एक आपका आता है स्पेशल नोटिस, इसी सेक्शन में 115 में
स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115। अगर किसी मेंबर के पास एटलीस्ट 1% के शेयर है, मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 1% पेड अप कैपिटल, तो वो क्या कर सकता है, वो स्पेशल नोटिस दे सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। स्पेशल नोटिस होती है विलिंगनेस। स्पेशल नोटिस का मतलब क्या है, विलिंगनेस, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? स्पेशल नोटिस 4 काम में दिया जा सकता है बेटा। एक्चुअली में 4 नहीं है, 2 ही है। मैं चाहता हूं कि इस प्रेजेंट ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाए, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो बेटा स्पेशल नोटिस में आपको यह बताना पड़ेगा क्यों। तो स्पेशल नोटिस इसलिए दिया जाता है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, मैं चाहता हूं डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, रीजन पूछा जाएगा ना क्यों। आपके अकेले के चाहने से तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपका रीजन क्या है वो बताइए ना, ताकि हम स्पेशल नोटिस बाकी मेंबर्स को भी सर्कुलेट कर सके। आपका क्या रीजन है वो सभी मेंबर्स को बता सके, और उसके बाद सभी मेंबर्स रिजोल्यूशन पास करके, एसआर पास करके अगर इनको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि इस ऑडिटर की जगह या इस डायरेक्टर की जगह किसी दूसरे बंदे को डायरेक्टर या ऑडिटर अपॉइंट किया जाए। ठीक है, नॉमिनेशन बोल देते हैं हम इसको, नॉमिनेट ऑडिटर, कि मैं चाहता हूं कि इस पर्सन की जगह इसे ऑडिटर अपॉइंट किया जाए, या नॉमिनेट डायरेक्टर। तो बेटा मैंने 4 मैट्रिक के बजाय 2 क्यों बोले? अगर मैं कोई नॉमिनेशन दे रहा हूं किसी का कि मैं चाहता हूं इस ऑडिटर की जगह इसको अपॉइंट किया जाए, तो पिछले वाले को हटाने की भी बात चल रही है। तो सिंपल सी बात है, स्पेशल नोटिस 2 केसेस में दिया जाता है, जब डायरेक्टर को हटाने की बात करनी हो, जब ऑडिटर को हटाने की बात कर रही हो। तो अगर आप कह रहे हो कि ये भैया ये ऑडिटर हटा दो, इसकी जगह किसी को भी अपॉइंट करो, मुझे मतलब नहीं है, इसको हटा दो, ये मेरी विलिंगनेस है। ठीक है, आपके कहने पर हटेगा नहीं, ध्यान रखना, आप रीजन बता रहे हो। या मैं कह रहा हूं कि इसको हटा के इसको रखा जाए, तो दोनों का करक सेम है कि पुराने वाला कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ये स्पेशल नोटिस होता है बेटा। और स्पेशल नोटिस आपको कम से कम 2 हफ्ते पहले कंपनी के पास फाइल करना पड़ता है, एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग, जिसमें डायरेक्टर या ऑडिटर को अपॉइंट करने की या रीअपॉइंट करने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये स्पेशल नोटिस तब दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 96। अब अगले पेज पे आ जाते हैं, थोड़ी जगह चाहिए कि मुझे, चलो यहीं लिख देते हैं, छोटा सा सेक्शन है। सेक्शन 96 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, तो एनुअल जनरल मीटिंग 2 होती है बेटा, एक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और एक सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? विद इन 9 मंथ, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके 9 मंथ के अंदर अंदर पहली एजीएम हो जानी चाहिए। सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए 3 टाइम लिमिट दे रखी है। ठीक है, विद इन 6 मंथ from the end of financial year, within 15 month from previous AGM, or 1 in each calendar year। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। हालांकि विच एवर इज अर्लियर एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, यहां पर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अप्लाई करोगे और रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यहां पर अप्लाई होगा, तो विच एवर इज अर्लियर आएगा। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है ये समझना है तो आपका लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट एजीएम के केस में ऑलरेडी आपको 9 मंथ मिले हुए हैं, तो यहां पर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। सब्सिक्वेंट एजीएम के अंदर मैक्सिमम 3 मंथ की एक्सटेंशन अलाउड है। बाय आरओसी।
आपके स्टडी मैट में क्वेश्चन गलत दे रखा है, उसमें फर्स्ट एजीएम के अंदर भी लिखा हुआ है कि आरओसी उसको एक्सटेंड कर सकता है, जबकि नहीं कर सकता, उसका आंसर गलत है बेटा। आप मेरे को गलत मत मान लेना, आंसर ही गलत है। प्रोविजन में क्लियरली लिखा हो फर्स्ट एजीएम के केस में कभी भी एक्सटेंशन अलाउड नहीं होती है। ओके, उसके बाद एजीएम कहां होनी चाहिए? प्लेस सर रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस विद इन सिटी। विद इन सिटी, ड्यूरिंग बिजनेस आवर ही होना चाहिए। डे क्या होना चाहिए? नोट अ पब्लिक हॉलीडे, नोट अ पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, कोई भी दिन हो, ठीक है। ड्यूरिंग बिजनेस आवर ही होना चाहिए, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, मतलब 10 से 6 की टाइमिंग के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो क्लास ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब कर सकती है जहां पर ये प्लेस, डे और बिजनेस टाइम का रूल अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि अंडर सेक्शन 8 कंपनीज को छूट दे रखी है और गवर्नमेंट कंपनीज को भी छूट मिली हुई है, जिन्होंने सेक्शन 92 और 137 के अंदर डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। बट जो आपका मेजर क्वेश्चन बनता है ना बेटा, सेक्शन 96 की टाइमिंग पर ही बनता है कि सेक्शन 96 जो एजीएम का है वो आपको कब करना चाहिए, मतलब एजीएम कब तक करनी चाहिए, ठीक है। एक पेनल्टी, वैसे मैं पेनल्टी आपको किसी की याद नहीं करवाता, बट ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है। पेनल्टी, अगर आपने एजीएम टाइम पे नहीं होल्ड की तो फिर कितना फाइन है? ₹1 लाख प्लस ₹5,000 पर डे। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम फाइन है, ये याद करना आपको, ठीक है ना। मैक्सिमम फाइन ऑन कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद ऑडिट एंड ऑडिटर।